आइए स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है नॉर्मल प्रॉफिट इज़ कॉल्ड नॉर्मल बिकॉज। जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है हम लोग उसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं। इसमें ये बोला है, मतलब यहाँ पे ये नॉर्मल वर्ड है, इसमें बोल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट को हम नॉर्मल वर्ड से क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट है तो उसमें नॉर्मल प्रॉफिट क्यों बोलते हैं, नॉर्मल का यहाँ पे क्या सेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा इट इज़ नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, तो नहीं, ये रीज़न नहीं है इसका। ठीक है, इट इज़ मिनिमम एक्सेप्टेबल टू द प्रोड्यूसर, इट इज़ मिनिमम विच बायर वॉन्ट्स टू पे, इट इज़ मैक्सिमम अलाउड बाय गवर्नमेंट। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा 2। ये एक मिनिमम अमाउंट होता है, वो सबसे ज़्यादा, वो सबसे कम अमाउंट होता है जो कि प्रोड्यूसर क्या करता है, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप मार्केट में जाते हो, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, अगर आप उससे बार्गेनिंग कराते हो, तो एक प्रोड्यूसर आपको लास्ट बताता है कि मैं 50 रुपीज़ से कम नहीं ले सकता। ओके, तो वो उसका क्या होता है, मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस होता है कि वो उससे कम में नहीं बेच सकता। अगर उससे कम में बेचेगा तो वो उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उस टाइप के प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हेंस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, हम लोग इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है नॉर्मल प्रॉफिट इज़ कॉल्ड नॉर्मल बिकॉज इट इज़ मिनिमम एक्सेप्टेबल टू द प्रोड्यूसर। नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मिनिमम वो प्राइस होता है जो कि क्या होता है, प्रोड्यूसर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है कि ठीक है मैं इतने में बेच सकता हूँ। Normal profit is a situation where a firm makes sufficient revenue to cover its total cost and remain competitive in an industry। ठीक है, ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे क्या होता है, एक वो जो प्रोड्यूसर होता है वो सफिशिएंट रिवेन्यू की, ठीक है, इससे हमें कुछ रिवेन्यू आ जाएगा, इससे हमारा जो उस पर कॉस्ट लगा था उसके अलावा भी थोड़ा पैसा बच जाएगा, और वो मार्केट में अभी भी इंडस्ट्री के कम्पिटिटिवनेस में खड़ा रह सकता है। इसीलिए हम लोग इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई कर्व इज। सप्लाई कर्व इज, ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है सप्लाई कर्व क्या होता है। ओके, ठीक है, तो पहला है वर्टिकल इन लॉन्ग रन होता है, फ्लैटर इन लॉन्ग रन होता है, सेम इन लॉन्ग एंड शॉर्ट रन होता है, या हॉरिजॉन्टल इन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये दोनों तो कभी नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल शॉर्ट और बोथ में तो नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। सेम इन लॉन्ग एंड शॉर्ट ये भी नहीं हो सकता, लॉन्ग और शॉर्ट में सेम भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये दोनों को तो पहले काट दीजिए। फिर वर्टिकल इन लॉन्ग रन, नहीं ये भी नहीं होता, वर्टिकल भी नहीं होता, फ्लैटर होता है। लॉन्ग रन में वो क्या होता है, फ्लैटर होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। हेंस ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, सप्लाई कर्व इज फ्लैटर इन लॉन्ग रन। ठीक है, वो लॉन्ग रन में क्या होता है, फ्लैटर होता है। ऑल फर्म्स हैव आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशंस। सारे फर्म के पास क्या होते हैं, अपने अपने कॉस्ट कंडीशंस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, हेंस इन द केस ऑफ ए कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है जो कि परफेक्टली इलास्टिक होती है एट द प्राइस ओपी विच इज़ इक्वल टू द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, जो कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। दिस मीन्स दैट वॉट एवर द आउटपुट सप्लाइड द प्राइस वुड रिमेन द सेम। ठीक है, इसका मतलब होता है आप जो भी आउटपुट दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, प्राइस क्या है, सेम है। ठीक है, तो वो लॉन्ग रन में क्या होता है, फ्लैटर होता है, इसीलिए इसका आंसर आपको इस सॉल्यूशन के थ्रू समझाया गया है। हेंस ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस। ठीक है, एक जो वर्टिकल सप्लाई कर्व है वो क्या है, प्राइस से क्या है, पैरेलल है, प्राइस एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। इम्प्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, तो वहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या है, वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, 0 है,
इन्फिनिटी है, इक्वल टू 1 है, या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इन्फिनिटी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है, ग्रेटर देन 0 नहीं है और इन्फिनिटी से कम भी नहीं है, इक्वल टू 1 भी नहीं है, इन्फिनिटी भी नहीं है। वहाँ पे क्या है, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 है, ठीक है। हैंस ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर और करेक्ट आंसर। हम लोग इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, अ वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस इम्प्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0, ठीक है। जब भी कोई वर्टिकल सप्लाई कर्व प्राइस एक्सिस की क्या होता है, पैरेलल होता है, तो ये हमें बताता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, 0 है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ विच ऑफ द थ्योरीज ऑफ वेजेस with which of the theories of wages is the name of John Stuart Mill associated, ठीक है। कौन से वेजेस की थ्योरी से जॉन स्टुअर्ट मिल एसोसिएटेड, मतलब उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, वेजेस फंड थ्योरी, सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, या आयरन ऑफ वेजेस, ठीक है। तो ये नहीं है हमारा, सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस भी नहीं है, वेजेस फंड थ्योरी इज अ राइट आंसर, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी हमारा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी, वेजेस फंड थ्योरी। हेंस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या बोलता है, विथ वेजेस फंड थ्योरी द नेम ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल एसोसिएटेड, ठीक है। इस थ्योरी के साथ इनका नाम क्या है, जुड़ा हुआ है। मिल सेड दैट वेजेस मेनली डिपेंड अपॉन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर ऑफ द प्रोपोर्शन बिटवीन पॉपुलेशन एंड कैपिटल अवेलेबल, ठीक है। उन्होंने बताया ये मतलब कितनी डिमांड है और लेबर की कितनी सप्लाई है, और उन दोनों में एक पॉपुलेशन और एक कैपिटल अवेलेबल में उन्होंने क्या बताया है, प्रपोर्शन बताया है। इसीलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि वेजेस फंड थ्योरी हमारे स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही दिया है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक पॉपुलेशन और एक कैपिटल अवेलेबल में प्रपोर्शन बताया था। क्या डिमांड है लेबर्स की और लेबर्स का क्या सप्लाई है, उन दोनों में इन्होंने चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो वेजेस फंड थ्योरी जॉन स्टुअर्ट मिल से ही क्या है, एसोसिएटेड है। हेंस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर और करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फर्म शट डाउन टेम्परली, इफ अ फर्म शट डाउन टेम्परली, अगर कोई फर्म है वो बंद हो गई है टेम्परली बेसिस पे, ठीक है, इट विल इनकर लॉस इक्वल टू, तो वो कितना लॉस, किसके इक्वल में लॉस क्या करेगी, बियर करेगी, AFC, ABC, TFC या TVC, ठीक है। तो AFC होगा नहीं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के वो क्या होगा, बराबर लॉस इनकर करेगी, ठीक है। जो भी उसके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होंगे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ही उसने उसमें बंद करके रखा है, उसका कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, तो जो भी उसका फिक्स्ड कॉस्ट होगा उसके इक्वल में वो क्या करेगी, लॉस इनकर करेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगा, इसलिए तीनों गलत है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर और करेक्ट आंसर। ओके, इसका सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन हमें बोल रहा है, इफ़ अ फर्म शट डाउन टेम्परली इट विल इनकर लॉस इक्वल टू TFC, the intersection of the average variable cost curve and the marginal cost curve, which shows the price where the firm would lack enough revenue to cover its variable cost, इट इज़ कॉल्ड द शट डाउन पॉइंट, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, एक मार्जिनल कॉस्ट में और एक वेरिएबल कॉस्ट में क्या बताता है, इंटरसेक्शन पॉइंट बताता है। जब जहाँ पे क्या होता है, फर्म अपने वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर सकती है, नहीं रिकवर कर पाती है, उतनी रिवेन्यू नहीं कवर कर पाती है, तो वो क्या कर देती है, अपने फर्म को बंद कर देती है। उसी को हम लोग बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। इफ़ द परफेक्टली competitive firm can charge a price above the shutdown price, then the firm is at least covering its average variable cost. It is also making enough revenue to cover at least a portion of fixed cost. So it should limp ahead even it is making losses in the short run. Since
Hence, at least those losses will be smaller than if the firm shuts down immediately and incurs a loss equal to total fixed cost. ठीक है, इसमें वही चीज़ बताया है, वो कुछ दिनों के लिए क्या करती है, अपनी फर्म बंद कर देती है ताकि वो कुछ दिनों के लिए तो क्या करे, लॉस बियर ना करे. ठीक है, यही चीज़ होता है. और फिर जब अगर वो रिकवरिंग पॉइंट में होगी तो वो क्या करेगी, अपना जो भी बिजनेस होगा खोल लेगी. वो तुरंत के लिए क्या कर देती है, बिजनेस बंद कर देती है कि जो उसके वेरिएबल लॉसेज हैं वो तो ना, जो भी होगा टोटल फिक्स कॉस्ट ही उसका लॉस होगा. ठीक है, जो कि मतलब टोटल से तो कम होगा ना, इसलिए वो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर फार्मर्स एक्सपीरियंसेस अ ड्राई वेदर. ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर था, उसमें फार्मर्स ने क्या किया, बहुत सूखा देखा. इफ ऑल द अदर फार्मर रिमेन्स कांस्टेंट, फार्मर सप्लाई कर्व फॉर व्हीट विल शिफ्ट. ठीक है, सारे फार्मर्स को क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है. तो जो सप्लाई है व्हीट की वो किधर साइड शिफ्ट होगी, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड या नन ऑफ द. राइट वर्ड होगी नहीं, क्या होगा, लेफ्ट वर्ड हो जाएगा, क्योंकि व्हीट की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो लेफ्ट वर्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अपवर्ड होगा नहीं और नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है. हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर. ओके, इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे. इसका सॉल्यूशन क्या है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर्स फार्मर एक्सपीरियंसेस अ ड्राई वेदर. If all the other factors remains constant, farmer supply curve for wheat will shift leftward. ठीक है, इसमें क्या माना गया, एक पर्टिकुलर ईयर में अगर फार्मर्स को सूखा देखने को मिला रहा है और सारे फैक्टर्स क्या कर दिए गए, कांस्टेंट रखे गए हैं, तो उस केस में क्या होगा, फार्मर सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वीट की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी. दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर. ओके, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी रिफर्स टू. अगर किसी कॉमोडिटी का सप्लाई है तो वो क्या मतलब बताता है, रिफर्स टू पूछ रहा है. ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है क्या होता है. एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द कॉमोडिटी, नहीं, सप्लाई ये तो नहीं बताता क्या प्रोडक्शन हो रहा है. टोटल एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द कॉमोडिटी, नहीं, ये भी नहीं बताता. स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, नहीं, ये भी नहीं बताता. ओके, तो ये तीनों गलत हो जाएगा. अमाउंट ऑफ द कॉमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है, ये बताता है कि उस टाइम में कितना सेल हो रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम में. इट इज़ द राइट आंसर. ओके, हेंस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर और राइट आंसर. ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे. इसका सॉल्यूशन हमें क्या बताता है, इसका सॉल्यूशन हमें बताता है द सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी रिफर्स टू अमाउंट ऑफ द कॉमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ ए टाइम. ठीक है, किसी भी कॉमोडिटी का सप्लाई हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर प्राइस में उस कॉमोडिटी का कितना सेल हो रहा है. ठीक है, और a commodity is determined by the demand for and supply of a commodity. और ये डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है. ठीक है, हेंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर. अमाउंट ऑफ द कॉमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम. एक टाइम में एक प्राइस पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, उसका डिमांड क्या है, उसका प्राइस क्या है, मतलब उसकी सप्लाई क्या है. ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इकोनॉमिक रेंट कैन अक्रू टू. जो इकोनॉमिक रेंट है वो क्या मतलब एक्रू, किस चीज़ के लिए एक्रू करता है, लैंड ओनली, कैपिटल ओनली, स्पेशलाइज्ड टेक्निक पर्सनल ओनली, या एनी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो सिर्फ लैंड, सिर्फ कैपिटल या सिर्फ टेक्निकल पर्सनल के लिए नहीं होता. ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, मशीन, कैपिटल, ओके, इंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट, जितनी भी चीज़ें हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आती हैं वो सारे में से किसी का भी रेंट क्या होता है, एक्रू हो सकता है. रेंट किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है. हेंस ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर और करेक्ट आंसर. हम लोग इसका क्या करेंगे, एक बार सॉल्यूशन देखेंगे. इसका सॉल्यूशन हमें क्या बोलता है,
Economic rent can accrue to any of the factors of production. Economic rent is any payment to an owner or factor of production in excess to the cost needed to bring that factors into production. प्रोडक्शन में जितने भी आइटम्स लग रहे हैं और अगर उनके पेमेंट दिए जा रहे हैं तो उन सारे फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, रेंट ही बोलेंगे, ठीक है। हम लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्यू, इन सब को दिया हुआ चीज़ एक तरीके से रेंट ही होता है। ओनर के थ्रू जितनी भी चीज़ें दी जाती हैं इन सबको, वो सब क्या होता है, एक तरीके का रेंट ही होता है, ठीक है। तो एनी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के चैप्टर आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगी, तो आपको जितनी भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है उससे मिल जाएगी, ओके। और बाकी आप हमारे थ्योरी के लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने बाकी सारे चैप्टर्स काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैं आपके लिए और भी लेक्चर्स जल्दी जल्दी लेके आऊँगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंडर क्या होता है, AC इज इक्वल्स टू ABC। मैंने अब ये बार बार मैं फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैंने अपनी थ्योरी के लेक्चर्स में भी कवर किया और बहुत सारे MCQ में भी मैंने बता दिया, तो आप उसको याद रखो। मैं नॉर्मल आपको ऑप्शन बता दूंगी जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए, ओके। बार बार सेम थिंग्स को रिपीट करना टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। AC इज इक्वल्स टू ABC, AR इज इक्वल्स टू AC, AR इज इक्वल्स टू MC या AR इज इक्वल्स टू MR, ठीक है। तो इसमें होगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर AR इज इक्वल्स टू MR होता है, ठीक है। एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू, ओके। मैंने इसका बता दिया, हैंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा बराबर होता है, हैंस AR इज इक्वल्स टू MR। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बताता है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन AR is equals to MR. In the market price is unaffected by variations in the firm output. Then the firm demand curve, its AR curve and MR curve will coincide in the same horizontal line, ठीक है। अगर मार्केट की चीज़ों से हमारा प्राइस जो है, मार्केट का प्राइस है वो अनइफेक्ट करता है, ठीक है, उसको कोई भी अफेक्ट नहीं कर पाता है, तो उस केस में हमारे जो AR होते हैं, MR होते हैं, वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, कोइंसाइड करते हैं। हेंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, व्हेन supply of a commodity increases without change in price it is called। अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई बढ़ रहा है लेकिन उसके प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई या राइज इन सप्लाई। तो हम लोग उसमें फॉल भी नहीं बोलते हैं, एक्सपेंशन भी नहीं बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं बोलते, उसमें हम लोग बोलते हैं राइज इन सप्लाई, ठीक है, सप्लाई बढ़ रही है। हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बताता है, when supply of a commodity increases without change in price it is called rise in supply, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई बढ़ रहा है लेकिन उसके प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, तो उस केस में हम लोग इस टाइप के सप्लाई को राइज इन सप्लाई बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कौन सा कॉस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वो किस टाइप का कॉस्ट होता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है या वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी आइटम लगते हैं उन सबको हम लोग वेरिएबल प्रोडक्ट्स बोलते हैं और उन पर लगने वाले कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो एवरेज कॉस्ट नहीं होगा, मार्जिनल कॉस्ट नहीं होगा, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी वेरिएबल कॉस्ट इज द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर, ओके। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बताता है,
वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर आप लगातार प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट वेरीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हर लेवल ऑफ आउटपुट के साथ क्या होता है, बदल जाता है। जितना आप आउटपुट करोगे वेरिएबल कॉस्ट उतना ही बदल जाएगा। This implies that when the output of a particular firm is at zero, the variable cost will be zero। ठीक है, अगर किसी फर्म का आउटपुट मतलब प्रोडक्शन जीरो है, ठीक है, एकदम नहीं हो रहा, तो उसके वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होंगे, जीरो होंगे। उस पर वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं लगेगा, जीरो ही रहेगा। And when there is increase in production of output, there will also be a corresponding increase in the variable cost। ठीक है, और अगर आप क्या करोगे, उसके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका सिंपली मतलब क्या है कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आज हम बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे आज हमने 10 रुपये का प्रोडक्शन किया तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट 10 लगा। कल हम 20 रुपये का प्रोडक्शन 20 आइटम प्रोड्यूस करेंगे तो 20 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो हर लेवल ऑफ आउटपुट के साथ क्या होता है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट डिफर करता है। ठीक है, एक जैसा वेरिएबल कॉस्ट नहीं रहता है। यही बोल रहा है कि अगर हम प्रोडक्शन चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा, उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। हेंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर और करेक्ट आंसर। ओके, तो यही हमारा बता रहा था वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, हर लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर आप लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो प्राइस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन whose supply is fixed in the short run। ठीक है, वैसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसकी सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है शॉर्ट रन में, मे गेट एडिशनल अर्निंग। ठीक है, उसकी एडिशनल अर्निंग हो रही है। दिस अर्निंग आर जनरली रिफर टू एज, तो इस अर्निंग को हम जनरली किस नाम से बोलते हैं, ऐसा नाम नहीं पूछा, इसको हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है, सरप्लस वैल्यू, क्वासी रेंट, ट्रांसफर अर्निंग या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, ट्रांसफर अर्निंग भी नहीं होगा, सरप्लस वैल्यू भी नहीं होगा। इस केस में हम लोग उसको क्वासी रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये एक टर्म है, अगर इस टाइप की इनकम होती है शॉर्ट रन में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्वासी रेंट बोलते हैं। हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुज सप्लाई इज फिक्स्ड इन शॉर्ट रन। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनका सप्लाई शॉर्ट रन में फिक्स्ड हो, ठीक है, मे गेट एडिशनल अर्निंग, लेकिन उनको क्या हो रही है, एडिशनल अर्निंग हो रही है। दीज अर्निंग आर जनरली रिफर टू एज क्वासी रेंट। द अर्निंग फ्रॉम मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर टर्म्ड एज क्वासी रेंट। ठीक है, अगर उनको अर्निंग मशीन से या अपने किसी इंस्ट्रूमेंट से हो रही है तो उस टाइप की अर्निंग को हम लोग क्वासी रेंट बोलते हैं। द क्वासी रेंट रिफर्स टू द इनकम प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंक्रीज सडनली। ठीक है, क्वासी रेंट को हम लोग बोलते हैं कि इनकम जनरेट हुआ, ठीक है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या हुआ, डिमांड अचानक से बढ़ गया। ठीक है, शॉर्ट रन में अचानक से बढ़ गया, अचानक से हमें एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई, तो उस टाइप के अर्निंग को हम लोग क्वासी रेंट बोलते हैं। ठीक है, हेंस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेट अ मिनट, इस क्वेश्चन को हमने अभी समझा है। ठीक है, तो इसको बार बार समझने की कोशिश ज़रूरत हमें नहीं है। मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुज सप्लाई इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन मे गेट एडिशनल अर्निंग, दीज अर्निंग्स आर जनरली रिफर्ड टू एज। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार प्रिंट हो गया है। सेम ही क्वेश्चन है, एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो शॉर्ट रन में उसकी क्या है, अर्निंग फिक्स, सप्लाई फिक्स्ड है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, तो उस अर्निंग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस अर्निंग को हम लोग क्वासी रेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, सेम ही क्वेश्चन। ठीक है, बस 2 बार प्रिंट हो गया है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेसेसिटी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ
ऑफ अ फर्म इज, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन में इक्विलिब्रियम जो होता है फर्म का वो कैसा होता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होती है। एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, एम आर इज लेसर देन प्राइस, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, एम सी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप सबको पता है एम सी जो होता है हमारा एम आर के बराबर होता है, मार्जिनल कॉस्ट हमारा मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, ओके। इस केस में हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं फर्म की, ठीक है। हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ फर्म इज एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम में होती है जब उसके पास ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं होती है लेवल ऑफ आउटपुट को चेंज करने की। इट नीड नाइदर एक्सपेंशन नॉर कॉन्ट्रैक्शन, वो ना ही तो एक्सपेंड इससे ज़्यादा करना चाहती है ना ही तो इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, कम करना चाहती है। It wants to earn maximum profit in by equating its marginal cost with its marginal revenue, ठीक है। वो उसी में क्या करती है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहती है, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर को करके, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू को रख के, ओके। हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यू कैन चेक। एंड now we move to our next question. Our next question is, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in May 2013, firm was supplying 500 kg of sugar at market price of ₹30 per kg, ठीक है। मई 2013 में जो एक फर्म थी उन्होंने 500 kg क्या किया था, शुगर सप्लाई किया था मार्केट में, और पर केजी ₹30 के हिसाब से क्या किया था, उन्होंने सप्लाई किया था। ड्यूरिंग जून 2013 फर्म सप्लाई ऑफ शुगर हैड डिक्रीज 450 kg, ठीक है। 500 से 450 kg बेचा, और कैसे रुपए प्राइस बेचा, 20 रुपये पर केजी बेचा, ठीक है। तो दीज चेंजेस शोज दैट सप्लाई ऑफ शुगर इज, तो इस टाइप के चेंजेस को हमें क्या दिखा रहा है, ठीक है। मई 2013 में उन्होंने 500 kg बेचा और 30 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा, ठीक है। लेकिन जून में क्या हुआ, उन्होंने 450 kg बेचा, जबकि उन्होंने 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा था। तो इस टाइप के चेंजेस सप्लाई में हमें क्या शो करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक या मोर इलास्टिक, ठीक है। तो इस टाइप के चेंजेस हमें हमेशा लेस इलास्टिक शो करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक हो नहीं सकता, परफेक्टली इन इलास्टिक भी नहीं हो सकता, मोर इलास्टिक भी नहीं हो सकता, लेस इलास्टिक है, ठीक है, क्योंकि कम हुआ है सप्लाई। हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। हम लोग इसका क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हमें क्या बताता है, इन मे 2013 फर्म वॉज सप्लाइंग 500 kg ऑफ शुगर एट मार्केट प्राइस ₹30 पर केजी, ठीक है। उन्होंने 500 kg क्या हुआ था, शुगर बेचा था, और 1 kg कितने का, 30 रुपए का बेचा था। तो कितना हुआ, 15,000 का मतलब उन्होंने शुगर बेचा था 2013 मई में, ठीक है। लेकिन उन्होंने जून में क्या किया, जून में 450 kg बेचा, और पर केजी किस हिसाब से बेचा, 20 रुपये केजी के हिसाब से बेचा। तो कितना हुआ, 9,000 का ही शुगर उन्होंने क्या किया, बेचा। तो इस टाइप के मतलब 15,000 का सेलिंग किया, फिर 9,000 का सेलिंग किया। तो इस टाइप के चेंजेस हमें क्या बताते हैं, लेस इलास्टिक बताते हैं। हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप, ठीक है। कौन सा कॉस्ट कर्व कभी भी यू शेप का नहीं होता है, तो एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, ठीक है। कौन सा कर्व कभी भी यू शेप में नहीं होता, तो इसका आंसर आप सबको पता है, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है वो हमारा कभी भी यू शेप में नहीं होता है। एवरेज कॉस्ट कर्व भी हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी हो जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी हो जाता है, लेकिन जो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है वो कभी भी यू शेप में नहीं होता। हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बताता है, इसका सॉल्यूशन हमें बताता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप।
द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व AFC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज फिक्स कॉस्ट आर डिस्टर्ब्ड ओवर अ लार्जर वॉल्यूम व्हेन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस। ठीक है, जब क्योंकि अगर फिक्स कॉस्ट जब डिस्टर्ब होता है तो वो लार्ज वॉल्यूम में डिस्टर्ब होता है। जब हम क्या करते हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है काफ़ी बड़े पैमाने पे क्या होता है वो ख़राब होता है या डिस्टर्ब होता है। ठीक है, इसलिए वो कभी भी यू शेप्ड में नहीं होता है, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, हेंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप। ओके, now move to our next question. Our next question is the classical theory explains इंटरेस्ट एज अ रिवॉर्ड फॉर। जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है वो इंटरेस्ट एज अ रिवॉर्ड फॉर, इंटरेस्ट किस चीज़ का रिवॉर्ड है ये हमें क्या बताता है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग? पार्शनिंग विथ लिक्विडिटी नो, एब्सिस्टेंस नो, यस सेविंग। ये क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट किस चीज़ का रिवॉर्ड है? सेविंग। अगर आप सेविंग करोगे तो आपको इंटरेस्ट एज अ रिवॉर्ड एज अ गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, इनकन्वीनियंस इज अ रॉन्ग आंसर, हैंस ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बताता है? द क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन्ड interest as a reward for saving. According to the classical theory, interest is the price paid for saving of capital. ठीक है, जो क्लासिकल थ्योरी है ये हमें बताता है कि जो इंटरेस्ट हमें मिलता है ये किसका रिवॉर्ड होता है? ये सेविंग का रिवॉर्ड होता है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल सेव करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा। लाइक द वैल्यू फॉर ऑफ अदर थिंग, द प्राइस ऑफ सेविंग इज डिटरमाइंड बाई इट्स डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। ठीक है, मतलब आप अगर डिमांड ज़्यादा है सेविंग्स की तो आप उसकी सप्लाई भी ज़्यादा कर पाओगे। ठीक है, ये इनका मानना था, इसीलिए ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। सेविंग इज अ रिवॉर्ड, इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड ऑफ सेविंग। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कॉम्पिटिटिव फर्म अचीव लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। जो हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म है वो अगर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अचीव कर रही है तो क्या होगा? देन P इज इक्वल्स टू MC, MR इज इक्वल्स टू MC, P इज इक्वल्स टू ATC या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही केस क्या होंगे? बनेंगे। ठीक है, अगर वो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम क्या कर रही है? अचीव कर रही है, तो ये तीनों ही हमारे सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट और करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है व्हेन अ कॉम्पिटिटिव फर्म अचीव्स लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम then P is equals to MC, MR is equals to MC and P is equals to ATC. Okay, then option D is a, that's why option D is a right answer, all of the above. Next question है हमारा what best explains what, क्या हमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है अ शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई कर्व टू अ राइट। ठीक है, क्या अगर मार्केट सप्लाई राइट तरफ शिफ्ट कर रहा है तो क्या चीज़, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर सके? ठीक है, एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग द गुड्स, नो ये उतना नहीं अच्छा है। ठीक है, अ न्यू टेक्निक मेक्स इट चीपर टू प्रोड्यूस द गुड्स, यस इट इज़ अ सॉल्यूशन। ये अगर कोई नई टेक्निक्स आई है तो वो क्या है? प्रोडक्शन टेक्निक क्या कर रही है? ईजी बना दे रही है, चीप बना दे रही है। ठीक है, उससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो मार्केट सप्लाई भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो राइट वर्ड शिफ्ट कर रही है। ये तो है, बाकी भी ऑप्शन हम पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेज अ टैक्स ऑन गुड, नहीं अगर टैक्स इंट्रोड्यूस कर देगी तो सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेज, नहीं अगर रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसके भी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट जो हैं ज़्यादा आने लगेंगे। ठीक है, और एडवर्टाइजिंग कंपेन अगर वो ज़्यादा करेगी तो क्या हो जाएगा? उसके खर्चे ज़्यादा आने लगेंगे। लेकिन नई टेक्निक आएगी तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? चीपर हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन उसका ज़्यादा होगा। तो ये तीनों ही आंसर हमारे गलत हैं। हमारा सही आंसर है अ न्यू टेक्निक मेक्स इट चीपर टू प्रोड्यूस द गुड्स, हैंस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बताता है? अ न्यू टेक्निक मेक इट चीपर टू प्रोड्यूस द गुड्स, बेस्ट एक्सप्लेन अ शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई कर्व टू द राइट।
A rightward shift in the supply curve says from a new production technology leads to a lower equilibrium price and a greater quantity. ठीक है, अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमारा प्रोडक्शन चार्जेस जो है वो कम हो जाता है, इस वजह से हम उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं और उसका सप्लाई भी बढ़ जाता है. दैट्स वाई सप्लाई कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है. हेंस ऑप्शन बी इज द राइट और करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है हमारा शॉर्ट रन में हम लोग उसको फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट प्लस करके ही निकालते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट. तो इन सब में से वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है? ऑफ कोर्स ये आते देख के समझ में आ रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा हमेशा क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट नहीं होगा, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरोइंग नहीं होगा, पेमेंट ऑफ रेंट ऑन बिल्डिंग नहीं होगा, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है. ठीक है, हेंस ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर. हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे. इसका सॉल्यूशन क्या है, टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, टोटल कॉस्ट हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को प्लस करके निकालते हैं. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट वेरी बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ आउटपुट वाइल फिक्स्ड कॉस्ट आर द सेम रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट. ठीक है, ये हमेशा अमाउंट ऑफ आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वर्क करता है. इसलिए जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लेक्चर समझ में आए होंगे. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. मिलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ सीरीज़ के साथ.